हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 57 57वीं सीरीज जो आपके सामने है, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज बनाए गए हैं उन सभी को भी ज़रूर देखिए। बेहतरीन से बेहतरीन आपको प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके एंड तभी आप समझ पाते हैं कि कौन सा आंसर क्यों सही है जब आप एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का हमारा पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप उसे भी क्लिक करें और ज़रूर जुड़े ताकि आपको पीडीएफ भी मिलती रहें। तो ये रहा आपका पहला सवाल जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि कोई बच्चा कभी कभी पठन, लेखन एवं गणना करने में कठिनाई उठाता है या यूं कहें कि कठिनाई महसूस करता है, तब उसे क्या कहते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं, ऑप्शन बी सामान्य बच्चा कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी अधिगम अक्षम बच्चा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चा कहते हैं। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सामान्य बच्चा, नॉर्मल चाइल्ड। अब पूछेंगे क्यों? एक बात बताइए, कभी कभी आपको भी लिखने में त्रुटि हो जाती है, गणना करने में समस्या हो जाती है कभी कभी, तो क्या आप लर्निंग डिसेबल्ड हो गए? बिल्कुल नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी समस्या, कोई भी क्षति या कोई भी अक्षमता होती है, उसे किसी एक बार के होने से हम नहीं कह सकते कि उसका वो गंभीर रूप है। जब भी हम किसी स्थिति को दर्शाते हैं गंभीर रूप को, तो उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है, इसलिए हम उसको अक्षमता कह पाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई समस्या होती है, साल में कभी एक बार हो गई, एक महीने में कभी एक बार हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप डिसेबल्ड हो गए। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कैप्शनिंग क्या है। कैप्शनिंग क्या होता है, और खास करके यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वीडियो में आवाज का होना, ऑप्शन बी वीडियो में आवाज के साथ साथ शब्दों एवं वाक्यों का दृश्य होना, ऑप्शन सी ऑडियो रूप में कैसेट्स का होना, या फिर ऑप्शन डी वीडियो में केवल चित्र का होना। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वीडियो में आवाज के साथ साथ शब्दों एवं वाक्यों का दृश्य होना। क्योंकि जो किसी भी चलचित्र में, वीडियो में जो कोई बोल रहा होता है, तो बोलते हुए जो श्रवणबाधित बच्चे हैं वो नहीं सुन सकते, तो अगर उसके साथ साथ कैप्शनिंग रूप में लिखा हुआ भी आ जाए कि वो क्या बोल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और वो सीख भी सकेगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शून्य अस्वीकृति का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ जीरो रिजेक्शन। आप हमेशा सुनते हैं कि स्पेशल एजुकेशन का प्रिंसिपल है, ये जो हमारा आइडिया एक्ट है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004, उसका भी प्रिंसिपल्स है। तो आखिर जीरो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर ये ऑप्शन आपके एग्जाम में आ गए तब आप क्या करेंगे? वहां आपको 5वां 6वां ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, तो 4 ऑप्शन में ही आपसे गुजारा करना पड़ता है। तो फिलहाल देखते हैं पहला क्या है। ऑप्शन पहला है भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि शून्य स्वीकृति का मतलब है भेदभाव, या फिर ऑप्शन बी सभी के लिए समान दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन सी सभी को शून्य रूप में स्वीकार करना, या फिर ऑप्शन डी केवल शैक्षिक परिदृश्य में समानता। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी के लिए समान दृष्टिकोण। उसे हम कहते हैं शून्य अस्वीकृति, जीरो रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम समान दृष्टिकोण रखेंगे तो हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर जीरो रिजेक्शन होगा। भेदभाव तो बिल्कुल अलग है, सभी को शून्य रूप में स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? केवल शैक्षिक परिदृश्य में भी हम समानता नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सभी के लिए समान दृष्टिकोण रखेंगे। और जब समान दृष्टिकोण रखेंगे तो ऑटोमेटिक किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और जब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तो 100% एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, आप अगर नेशनल ट्रस्ट एक्ट के फुल थ्योरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी एकदम जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है 4 ऑप्शन होंगे कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत जो योजनाएं चलती हैं उनमें से कौन सी शामिल नहीं है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बढ़ते कदम, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी समर्थ, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नियंत्रण। ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के जो योजना हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। बढ़ते कदम भी आता है, समर्थ भी आता है और प्रेरणा भी आता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा सवाल है कि इसके अंतर्गत कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो नियंत्रण शामिल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि श्रवण यंत्र के संदर्भ में सही कथन है। करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हियरिंग एड। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल बोलती हुई किताबों को सुनने में सहायक है, यानी कि श्रवण यंत्र क्या करता है? केवल बोलती हुई किताबों को सुनने में सहायक है। या फिर ऑप्शन बी वातावरण की आवाज को घटाकर कर्ण में भेजना, कर्ण मतलब कान में भेजना। ऑप्शन सी वातावरण की आवाज को बढ़ाकर कर्ण में भेजना, यानी कि कान में भेजना एम्पलीफाई करके। या फिर ऑप्शन डी आवाज को बनाना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वातावरण की आवाज को बढ़ाकर कर्ण में भेजना। यानी कि जब आवाज को कलेक्ट करता है हियरिंग एड तो उसे क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है, और जब आवाज को तेज रूप में जाती है तो सुनने में सक्षम हो पाता है बच्चा। लेकिन इसकी भी लगातार ट्रेनिंग से होता है, क्योंकि शुरुआत में तो बच्चे लगाना ही पसंद नहीं करते। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न 6 कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हितधारकों के कार्य हैं, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके क्या कार्य हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अधिकारहीनता की प्रक्रिया को अपनाना, ऑप्शन बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, ऑप्शन सी आवश्यक गतिविधियों को अपनाना, ऑप्शन डी तुलना करने की गतिविधियों को अपनाना। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आवश्यक गतिविधियों को अपनाना। अच्छा, हितधारक कौन कौन से होते हैं? स्टेक होल्डर्स में हमारे माता पिता भी आ जाते हैं, हमारे शिक्षक भी आ जाते हैं, हमारे सोशल वर्कर भी आ जाते हैं, जितने भी रिहेबिलिटेटर हैं वो सभी आ जाते हैं। हितधारक का मतलब होता है एक सहयोगी जो हमारे लिए पुनर्वास करते हैं, पुनर्वास की प्रक्रिया को करते हैं, उन्हें हम हितधारक कहते हैं। तो इसलिए सी सही है, क्योंकि आवश्यक गतिविधियों को ये अपनाते हैं जो नीड बेस्ड होती हैं। अधिकारहीनता कर नहीं सकते, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि अधिकार को हीन कर, मतलब अधिकार ना मिलना, अलग कर देना। आलोचना कर नहीं सकते, तुलना नहीं करना, ये सब निगेटिव पॉइंट हैं। तो हमें आवश्यक गतिविधियों को अपनाने से, इसलिए हमारा जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। एक बेहतरीन सवाल जो आपके लिए है कि कान की 3 हड्डियों मैलियस, इनकस और स्टेपिस के अन्य नाम क्या हैं। कभी कभी ऐसा भी आपको लगता है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि कान की 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, लेकिन अगर सवाल में पूछ लिया कि कान की 3 हड्डियों के जो नाम आपने पढ़े हैं उनमें से उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी कि प्रत्येक का एक दूसरा नाम भी है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, यानी कि स्टाइरअप, यानी कि हथौड़ा, निहाई और रकाब। ऑप्शन बी पश्च कपाल, पार्श्विका या ललाट, यानी कि ऑसिपिटल, परिएटल या फ्रंटल। या फिर ऑप्शन सी मैक्सिला, लैक्रिमल या जाइगोमैटिक। या फिर ऑप्शन डी स्केफाइड, लूनेट या फिर ट्राइक्वेट्रल। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये हमारे सही जवाब है। इसमें से अलग अलग है, जैसे मैलियस का दूसरा नाम क्या है? हैमर। इनकस का दूसरा नाम क्या है? एनविल। स्टेपिस का दूसरा नाम क्या है? स्टिरअप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए
DSSB हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी हो, वो सवाल कैसे भी बना देंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसी से पूछ के थोड़ी बनाते हैं। आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी तरीके से पूरा पढ़े, स्किप बिल्कुल मत करिए, पूरा देखिए वीडियो को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए एक दो प्रश्न ऐसे भी आपको सीरीज में मिल रहे हैं। ये देखिए दोनों कथन है। कथन 1 क्या कहता है कि कान का सबसे संवेदनशील हिस्सा कान की नहर है। कथन 2, कान का पर्दा कान के अंतःभाग में पाया जाता है। अब इन दोनों के आधार पर हम देखते हैं। देखिए पहला कथन जैसा कि आपको लग रहा है कि कान का सबसे संवेदन हिस्सा क्या होता है, वेस्टिबुलर या कॉक्लिया। जो कॉक्लिया होता है हमारा सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, और वो पाया जाता है कहां, इनर ईयर में। तो यहां पर जैसा कि लिखा है कि कान का सबसे संवेदन हिस्सा कान की नहर है, तो ये बिल्कुल कान की नहर जो जिसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, सॉरी ईयर कैनाल कहते हैं, जो हमारी कान की नहर हिंदी में है उसको हम कहते हैं ईयर कैनाल, जो हमारे आउटर ईयर में होती है। कथन दूसरा क्या कहता है कि कान का पर्दा कान के अंतः भाग में पाया जाता है, जबकि यह आउटर ईयर से फ्रॉम आउटर ईयर टू आपको मिडिल तक पाया जाता है, जहां पर आपको 3 हड्डियां मिलती हैं, और उसी के आधार पर जो वाइब्रेशन होता है उसी से साउंड क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं, अब इसके आधार पर तो ये दोनों गलत है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कहता है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं। तो जब दोनों कथन गलत है तो यही हमारा बी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सी में लिखा है केवल कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी में लिखा है केवल कथन 2 गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही, क्योंकि दोनों गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि DEPWD का पूर्ण रूप क्या है। हमेशा आप देखते हैं कि कभी RCI के मेल को देखते हैं, कभी करना होता है तो आपको DEPWD दिखता है, MSJI की वेबसाइट में जाते हैं तो भी DEPWD दिखता है। तो कभी कभी मान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, तब क्या करेंगे? तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। DEPWD हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या फिर ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज, या फिर ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरनमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, DEPWD का फुल फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में बहुभाषी कक्षा कक्ष कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत है, या यूँ कहें कि हर क्लास में कहीं भी देखिए, लेकिन यहाँ पर बहुभाषी होते हैं। कुछ किसी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई तमिल है तो कोई कुछ है, तो कहीं मलयालम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी अगर पढ़ने चले गए तो वहाँ पर बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन स्कूल में भी बहुभाषी पाया जाता है। अब लेकिन अगर वहाँ पर शिक्षक इतनी सारी भाषाओं को कैसे डील करेगा, तो उसे क्या समझेगा वो? यानी अगर इतनी बहुभाषी कक्षा में है तो शिक्षक द्वारा इसे क्या रूप में देखेगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भाषाई समस्या है, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, या फिर ऑप्शन बी शैक्षणिक बाधा है जिसे हम एजुकेशनल बैरियर कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी एक साधन है यानी कि रिसोर्सेज के रूप में देखेगा, या फिर ऑप्शन डी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के रूप में देखेगा। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साधन के रूप में देखेगा। भाई अगर अधिक भाषा वाला है तो उससे हमें सीखना चाहिए, उसको एक रिसोर्सेस के तौर पर लेना चाहिए, बैरियर के तौर पर नहीं। ऐसा नहीं कि टीचर जो भाषा जानता है केवल उसी को पढ़ाएगा, बच्चों की जो भाषा है उसको अलग कर देगा, तो फिर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 क्या कहता है, देखते हैं जो आपके सामने है कि यदि कोई शिक्षिका ये चाहे
कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हों, क्या हों, चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, या फिर ऑप्शन बी प्रत्यय स्मरण। यहाँ पर जहाँ रटना लिखा है ना, यहाँ पर रटना है, ध्यान देंगे आप, तो प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, या फिर ऑप्शन सी ड्रिल और अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही होगा? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। देखिए, ये सब प्रक्रिया होगा तो समस्या समाधान कौशल विकसित होगा, क्योंकि समस्या समाधान जब भी करनी पड़ती है तो हमें तर्क वितर्क भी करना पड़ता है, हमें डिसीजन कर लेना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके की गतिविधियां, क्रियाकलाप हमें करवाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है 12, कि भाषणों के अधिगम में, भाषणों का अधिगम मतलब अगर कोई स्पीच है तो हम क्या करते हैं, उसे अधिगम करना चाहते हैं, और उसे अधिगम करके हम अपने उच्चारण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में ला सकते हैं? भाषणों के अधिगम में उच्चारण को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित को प्रयोग में ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी टेलीविजन यानी कि टीवी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्यों? क्योंकि आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं स्पीच को, और बार बार, मतलब अच्छी स्पीच को आपने रिकॉर्ड कर लिया और बार बार उसको बोलते हैं, उच्चारण को अपने सही कर सकते हैं। रेडियो क्या है? रेडियो का तो समय है, जिस समय समाचार आएगा, जिस समय गाने आएंगे, जिस समय कुछ सुनाएगा वही सुनेगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिस समय चालू करेंगे वही होगा। टीवी टेलीविजन है, लेकिन रेडियो में क्या, एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, सॉरी टेप रिकॉर्डर में एक बार रिकॉर्ड कर लिया, हमेशा के लिए रख सकते हैं, आप सुधार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस में से बेटर चुनना पड़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा वो भी है, थोड़ा वो भी है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा 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 देखना है, एकदम करेक्ट देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक सामग्री कौन सी है? जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है उसमें से एक्टिविटी बेस्ड जो एड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी चार्ट, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फील्ड ट्रिप। यही एक क्रियात्मक सामग्री है इन 4 ऑप्शन में से। बाकी ग्राफ क्या है हमें देखना है, चार्ट हमें देखना है। तो इसलिए यहां पर जो क्रियात्मक सामग्री है वो एक प्रकार का क्षेत्र भ्रमण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14वां प्रश्न जो आपके सामने है, कि निम्नलिखित में से पाठ्य योजना को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। लेसन प्लान को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग नहीं करते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, ये तो करती है। ऑप्शन बी विषय की प्रकृति, ये भी करती है। ऑप्शन सी अभिभावक की पृष्ठभूमि यानी कि पेरेंट्स बैकग्राउंड, या फिर ऑप्शन डी टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अभिभावक की पृष्ठभूमि। अरे भैया हमें इससे क्या मतलब है? लेसन प्लान हम बच्चे के लिए बना रहे हैं, यहाँ अभिभावक क्या करेगा? यानी माता पिता का यहाँ पर कोई नहीं दिक्कत है, तो वो क्या प्रभावित करेंगे, है ना? इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कह रहे कौन सा कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है, कि सहयोगात्मक अधिगम के मूलभूत तत्व कौन से हैं? जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसके बेसिक एलिमेंट्स देखिए कौन से हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामूहिक प्रक्रिया, यानी कि जब सहयोगात्मक अधिगम होता है तो इसका कंपोनेंट है कि ग्रुप प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन बी आमने सामने वाली स्वस्थ अंतःक्रिया, यानी कि फेस टू फेस हेल्दी इंटरेक्शन होता है इसमें। ऑप्शन सी जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सब चीजें। या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी, क्योंकि वो सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत, वो सारी एक प्रकार के उसके तत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न जो आपके सामने है, कि एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? जो सेक्स एजुकेशन होता है उसके बारे में आप क्या थिंक करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बेटर ऑप्शन चुनना है।
पहला ऑप्शन क्या है, यह माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर शिक्षक के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हैं, तो यहाँ माता पिता तो बीच में कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी शिक्षक की बात चल रही है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन बी देखिए, इससे विद्यालय के वातावरण को बाधित होने की संभावना। क्यों भैया, ऐसे थोड़ी है कि बाधित हो जाएगा। अगर हम उस एजुकेशन के बारे में भी अच्छी शिक्षा देते हैं, समझते हैं, तो कोई बुराई थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी, सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके नए शारीरिक बदलावों का समायोजन करने में सहायता मिलती है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं कि जो इस पर प्रतिबंध ये जो है ये हट जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा विद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसी कोई बुराई नहीं है, देनी चाहिए। तो उन तीनों में बिल्कुल सही नहीं बैठ रहे हैं। फिलहाल हमारा ऑप्शन सी सही बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल कोई बुराई थोड़ी है, इसके बारे में भी फुल जानकारी मिलनी चाहिए। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक एक पार्ट्स को पढ़ते हैं, तो आखिर क्यों नहीं इसे पढ़ें हम? ना पढ़ने ना जानने के कारण ही जो जिज्ञासाएं बढ़ती हैं बच्चों के कारण, और आज विभिन्न प्रकार की अनावश्यक गतिविधियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते, इस 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा प्रश्न पहले पद से संबंधित है। अब हम देखते हैं, ये हमारे रहे पद कि अगर ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि अगर एक जो स्वलीनता है वो एक विकासात्मक समस्या है, तो फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? अब हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब श्रवण बाधिता क्या है? ऑप्शन ए, दृश्य समस्या यानी कि विजुअल प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी, इंद्रिय जनित समस्या। ऑप्शन सी, व्यवहारिक समस्या। या फिर ऑप्शन डी, मानसिक समस्या। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंद्रिय जनित समस्या। हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है? इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या है? सेंसरी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे 5 सेंसेस में से एक सेंसेस में प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं इसी में ऑप्शन बी सटीक बैठता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि खाना विकार का नया मान्यता प्राप्त विकार कौन सा है? आपने तो ये पढ़ा होगा कि खाना विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा है, लेकिन एक और उसका नया मान्यता प्राप्त विकार कौन सा जन्म ले लिया, ये भी आपको जानना जरूरी है। डीएसएसबी किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। या यूं कहें कि किसी भी एग्जाम में जब भाई क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये थोड़ी बनाया जाता है कि बिल्कुल सरल सरल बना दें। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, अफवाह विकार, जिसे हम रूमिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी, बुलिमिया नर्वोसा, ये भी एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। या फिर ऑप्शन सी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कई बार आ चुका है। या फिर ऑप्शन डी, पिका, ये भी एक प्रकार का इसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है बट अनदर है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो रूमिनेशन डिसऑर्डर है वो एक खाना विकार का नया मान्यता प्राप्त विकार है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मान्यता प्राप्त विकार हैं, बट ये भी एक मान्यता प्राप्त विकार जो अन्य नया है ये माना जाता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न जो आपके सामने है कि ट्रैकोमा का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकोमा आप जानते हैं कि जो हमारे आँखों को प्रभावित करता है, इन्फेक्शन के रूप में ये ट्रैकोमा है, जो हमारी एक आँख या दोनों आँख को इन्फेक्शन के रूप में, संक्रमण के रूप से प्रभावित कर देता है। लेकिन इसका दूसरा नाम है, अब देखते हैं दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, समर्थ। समर्थ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक योजना है। ये किसकी योजना है? ये तो नेशनल टेस्ट एक्ट में चलती है। ऑप्शन बी, सबल वाय, वाह वाह, ये थोड़ा सा दूसरा नाम लग रहा है। लेकिन सी, रोहे, ये भी एक नया दूसरा नाम है। ऑप्शन डी, प्रेरणा, ये तो एक योजना है। तो बी और सी में सही करना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रोहे, ये ट्रैकोमा का दूसरा नाम है। लेकिन जब कभी आपसे पूछे कि ग्लूकोमा, उसका दूसरा क्या नाम है? ग्लूकोमा जो एक प्रकार की प्रॉब्लम है, जो समस्या हो जाती है हमारे ग्लूकोमा में, जो हमारे आंख से संबंधित है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? सबलवाय। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहां पर ट्रैकोमा का दूसरा नाम ऑप्शन सी, रोहे, इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं, दो कथन हमारे सामने हैं कि NIEPVD, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये कहाँ पर है? देहरादून। बिल्कुल ये सही है। कथन दूसरा देखिए कि NILD जो सिकंदराबाद में स्थित है, बिल्कुल नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो कि आप जानते हैं कोलकाता में है। अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दोनों कथन गलत है, सॉरी पहला क्या है, दोनों कथन सही हैं। बी दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी केवल कथन एक गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, केवल कथन दूसरा गलत है। यानी कि जो NILD है यहाँ पर लिखा है सिकंदराबाद, जबकि होना चाहिए कोलकाता, इसलिए ऑप्शन डी। तो ये आज के 20 प्रश्न, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी बहुत सारे आप सुझाव अपेक्षित हैं आपसे प्रश्नों से संबंधित एंड विभिन्न टॉपिक से संबंधित, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के बारे में भी बताइए कि आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।